हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रश्न पत्र क्रमांक 2 समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा की पूरे इकाइयों की वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। जी हाँ, 5 इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक वीडियो में हम इसी में जानेंगे। तो आपके रीड की परीक्षा के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू होने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दो, ताकि आने वाली कोई भी ऐसी वीडियोस नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। रिजल्ट से जानकारी और शिक्षक भर्ती से जानकारी सब कुछ मिलती रहे। प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, बात करें सीधे सीधे स्टार्टिंग से डायरेक्ट। तो हम बात करेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उसमें हम सही विकल्प की बात करेंगे तो यहां सबसे महत्वपूर्ण देखिए पहला ही कि शिक्षा का संकुचित अर्थ है, यानी शिक्षा को अगर शॉर्ट में समझना है तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालय शिक्षा, यानी स्कूल में पढ़ाई लिखाई को ही संकुचित शिक्षा बोलते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है। दूसरा, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। यह किसका कहना था? यह कहना था शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य। भाई आप ही देखो, यानी मैं सिर्फ पढ़ाता रहूं तो शिक्षा ग्रहण नहीं होगी, आप सिर्फ पढ़ते रहो, मैं पढ़ाता रहूं तो भी शिक्षा नहीं होगी। मतलब आपको पढ़ना होगा और मुझे पढ़ाना होगा, हम दोनों जब एक साथ काम करेंगे तब शिक्षा ग्रहण होगी। तो यही पूछा है। तो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य। फिर निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है? शिक्षा क्या नहीं है? परोक्ष लाभ, प्रत्यक्ष लाभ, पूंजी निवेश, मानव संसाधन विकास। परोक्ष लाभ यानी फ्यूचर में, प्रत्यक्ष लाभ अभी लाभ दिखेगा, फायदा, मानव संसाधन विकास ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंसान का विकास होगा आगे चल के। तो ये तीनों चीजें सही है। पूंजी निवेश ये नहीं है भाई, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस थोड़ी एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फ्यूचर में फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। शिक्षा और समाज का संबंध क्या है? भाई शिक्षा और समाज का संबंध घनिष्ठ है, याद रख लो। शिक्षा और समाज बहुत गहरे संबंध रखते हैं, तो घनिष्ठ संबंध है। अगला, आधुनिक भारतीय समाज की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है? हमारा जो भारतीय समाज है उसकी कौन सी विशेषता है? सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, कौन सी विशेषता है? तो विशेषता है कि भाई योग्यता के आधार पर समाज में मान्यता देना। हमारे समाज में योग्यता के आधार पर मान्यता दी जाती है, यह सबसे महत्वपूर्ण यहां पर है, यह ध्यान रखिएगा। फिर छठवां, वर्तमान भारत समाज में शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या है? वर्तमान भारत समाज में शिक्षा का प्रमुख कार्य है कि समाज की बदलती परिस्थितियों का समाधान करना। जी हां, समाज में जो परिस्थितियां बदल रही हैं उनका समाधान, उनका सॉल्यूशन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो इसमें अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए देखिए यहां पर कि सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह परिभाषा किसने दी है? सामाजिक परिवर्तन ही सामाजिक विकास है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा स्पेंसर, जी हां, यह दी है स्पेंसर ने। याद रखिएगा, यह परिभाषा किसकी है? स्पेंसर जी की परिभाषा है, हर्बर्ट स्पेंसर जी ने परिभाषा दी है, ध्यान में रखना सभी लोग। ठीक है। अगला, विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? भाई विकासशील देशों में जो पिछड़ापन होता है उसका मुख्य कारण होता है शिक्षा की कमी। किसी कमी होती है भाई? शिक्षा की कमी कारण विकासशील देश पिछड़े हुए होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई ये होती कहां है? तो ये हमारे समाज में होती है। शिक्षा का लेना देना की प्रक्रिया कहां होती है भाई? समाज में। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा का लेन देन का प्रक्रिया हमारे समाज में ही होता है, याद रखिएगा। जंगल में कोई पढ़ाने नहीं जाएगा, जंगल में कोई पढ़ने भी नहीं आएगा, तो शिक्षा की प्रक्रिया समाज में रहकर होती है। फिर भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? हमारे भारत में सबसे ज्यादा अगर सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है, सोशल चेंज आज देख पाते हो आप, तो सबसे ज्यादा इसमें किसका रोल रहा है? तो पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसका, पाश्चात्य पश्चिमी शिक्षा जो है जिसे हम पाश्चात्य शिक्षा कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन किसका है? तो यह कहा है मैकाइवर पेज ने। किसने कहा भाई? मैकाइवर पेज, याद रखिएगा, यह मैकाइवर जी का काम है। मैकाइवर पेज उन्होंने ही कहा कि भाई हां कि यही सामाजिक शिक्षा, ये ध्यान रखना, मैकाइवर जी का कहा हुआ है कि सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। अगला कि भाई ये हो गए हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अब सीधा आते हैं रिक्त स्थान के ऊपर। चलिए रिक्त स्थान के ऊपर आते हैं कि भाई जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो रिक्त स्थान है उसकी बात करते हैं। तो पहला, शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या है? भाई शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार है, बच्चा परिवार में ही सबसे पहले सब कुछ सीखता है, तो शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। दूसरा, भारत में शिक्षा पर आजकल किस विकास पर ज्यादा अधिक बल दिया जाता है ना? तो भारत में अगर शिक्षा जो होती है उसमें सबसे ज्यादा जो बल दिया जाता है वो आर्थिक विकास पर होता है, यानी पैसा कमाना, हमारी आर्थिक पर ध्यान देना। जैसे आप लोग गवर्नमेंट टीचर की बनना चाहते हैं, भाई जॉब अच्छी रहती है, स्टेबिलिटी होती है, पैसा खूब आए, है ना। कोई भी आजकल जो भी शिक्षा दी जा रही, जो भी एजुकेशन मिल रहा है, उसका मेन मुख्य उद्देश्य हो गया है आर्थिक विकास। कोई कोचिंग खोलता है पैसा कमाने के लिए, कोई स्कूल बनाता है पैसा कमाने के लिए। किसी का भी मोटिव 100% ईमानदारी से सिर्फ शिक्षा देना ऐसा नहीं होता है। कोई बोलता है ना कि मेरा पूरा इच्छा है पूरा कि मैं समाज सेवा कर रहा हूं, तो भाई गलत है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, है ना। तो हमारा मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास।
शिक्षा का औपचारिक साधन क्या है? शिक्षा का जो औपचारिक साधन है वो विद्यालय। जी हाँ, औपचारिक साधन विद्यालय, विद्यालय में जाकर हम सीखते हैं। शिक्षा का औपचारिक साधन है विद्यालय। फिर शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक ही है। भाई पढ़ाने के लिए हम टीचर का विकास थोड़ी करना चाहते हैं, हम बालक का विकास करना चाहते हैं, बालक को ही सिखाना है, बालक की कमजोरी दूर करनी है। तो परीक्षा हमारे शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट क्या है? बालक है। बालक को ही सबसे ध्यान में रखकर पढ़ाई होनी चाहिए। फिर शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों को प्रकाशित करती है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? तो ये फ्राबेल जी के विचार है। किसके विचार है भाई? ये फ्राबेल जी के विचार है। याद देखिएगा, बालक के अंदर के गुण को बाहर लाना किसका विचार है? ये फ्राबेल का विचार है। ये परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? फ्राबेल। तो फ्राबेल ही वो शिक्षा शास्त्री जिन्होंने ये बताया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक वाक्य में जो उत्तर दिए जाते हैं उन प्रश्नों की। तो भारतीय शिक्षा आयोग, पहला, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-67 के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग 1964 और 67, याद रखिए 1964 और 67 के जो अध्यक्ष थे उस वक्त, वो थे भाई प्रो DS कोठारी, जिन्होंने कोठारी आयोग की, कोठारी कमीशन की भी स्थापना उनके नाम पर ही बनी थी। आप भी ध्यान रखेंगे ना, कोठारी कमीशन, जिन्होंने शिक्षा के बारे में पूरा एक रूपरेखा तैयार करके दी थी कि हमारे भारत का शिक्षा कैसा होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता समिति का स्थापना कब किया गया? तो यह किया गया 1951 में। जी हाँ, 1951, ध्यान रखिएगा, कब किया गया? 1951 में। तीसरा, भाई स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के सर्वाधिक सराहनीय और अग्रणी कार्यकर्ता कौन थे? यानी आजादी से पहले शिक्षा के लिए सबसे अच्छा काम किस व्यक्ति ने किया था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे भाई वो? गोपाल कृष्ण गोखले। नाम याद रखना, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। तो गोपाल कृष्ण गोखले, स्वतंत्रता से पहले एजुकेशन के बारे में सबसे ज्यादा किसने सोचा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, यह कथन किसका है भाई? लॉक का। किसका कथन है? लॉक यानी ताला। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, लॉक जी का कथन है कि शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है, लॉक जी ने कहा। फिर शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ये कहने वाले थे भाई हर्बर्ट जी। कौन थे? हमारे हर्बर्ट, नाम याद रखिएगा, ये हमारे हर्बर्ट जी का कहना है। किसका कहना है? हर्बर्ट का। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारे हर्बर्ट जी का कहना है कि हाँ, शिक्षा ही नैतिक विकास का है, ध्यान रखना इसको। ठीक, फिर उसके बाद राष्ट्र औपचारिक शिक्षा किस समूह के बालक बालिकाओं को प्रदान की जाती है? औपचारिक शिक्षा कौन से एज ग्रुप वालों को, कौन से आयु समूह वालों को? तो 6 से 14 वर्ष, यहां लिखा होगा, देखो, हाँ, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ऑफिशियल औपचारिक शिक्षा दी जाती है। ठीक, उसके बाद है राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है? किसे कहा जाता है राष्ट्र का निर्माता? कहा जाता है शिक्षक को। भाई शिक्षक ही देश का निर्माण करता है, उस प्रलय और सृजन उसके गोद में पलते हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब टीचर चाहे तो अच्छी शिक्षा देके पूरे देश के बच्चों को सुधार दे और देश एकदम बढ़िया बनेगा, है ना, और चाहे तो खराब शिक्षा देके सारे बच्चे बिगड़ जाएं और पूरा देश ही निपट जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो शिक्षक को कहा जाता है कि वो भाई सृजन करता है, वो देश का निर्माण करता है, राष्ट्र निर्माता कहता है शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक का बहुत बड़ा स्तर है। मतलब डॉक्टर को तो भगवान बोलते हैं, पर शिक्षक को भगवान से भी पहले रखते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, है ना। तो ये बात रखिए, शिक्षक बन रहे हैं हम सब, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। प्रकृतिवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो प्रकृतिवाद का जन्मदाता रूसो को माना जाता है। किसको? रूसो। और रूसो के शिक्षा पे विचार वाला प्रश्न तो पहले भी आप जान चुके हैं ना, पढ़े होंगे बाल स्तंभ बाल विकास में। फिर अगला सवाल है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पीटी नेहरू, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, कांग्रेस वाले, भाई इनका ही कथन है कि शिक्षा ही हमारे जीवन का अनुसार है, हमारे जीवन का आधार जो शिक्षा है, शिक्षा जीवन का आधार है, ये नेहरू जी के अनुसार ये कथन है। ठीक, अगला लास्ट, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या है? शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत क्या होना चाहिए? शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे, है ना। शिक्षा जो है पूर्ण मानव का विकास करे, मानव का पूर्ण विकास करे, कुछ ऐसा। शिक्षा जो है वो मानव का पूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास करना चाहिए, ये महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग है कथन। किसका कथन है ये? महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देख लिया जाए। अगला जो हमारा है, अगला हम दूसरे यूनिट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहां पर थोड़ा देखिए ध्यान से कि कक्षा संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? कक्षा संस्कृति की प्रमुख विशेषता बतलाइए। ठीक है, सवाल आपको ध्यान से समझना है, पहले कभी भी जवाब में हड़बड़ी नहीं करनी है, बच्चे बहुत हड़बड़ी में कई बार गलत कर बैठते हैं। तो कक्षा संस्कृति की प्रमुख विशेषता है कक्षा कक्ष का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, या फिर दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो भाई ये है दोनों। शिक्षक का व्यवहार कैसा होगा, कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होगा, तो हमारा सही उत्तर होगा अ व ब दोनों। ये ध्यान रखेंगे, इन दोनों से ही हमारा क्या होता है भाई, कक्षा संस्कृति प्रमुख विशेषता है। कक्षा में यही होना चाहिए, ये परंपरा चलनी चाहिए।
ठीक। क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्तिगत खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। क्रियात्मक अनुसंधान की यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? तो यह दी है मैकग्रेथी ने। किसने दी है भाई? मैकग्रेथी। नाम याद रखिएगा, मैकग्रेथी, इन्होंने ही कहा। ठीक है, मैकग्रेथी नहीं बताया ये। ठीक, अगला, हार्लोड एवं एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपानों का वर्णन किया है? तो 7 सोपान। याद रखना, सोपान कितने? 7। स से सोपान, स से 7। याद रखना, हार्लोड आया ना, एंडरसन आया, तो सोपान आया, तो 7 सोपान। याद रखना, 7 सोपान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर जब एक विषय का सीख का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयुक्त होता है, यानी एक विषय से ज्ञान सीखो, दूसरे में काम लाओ। जैसे आप कभी कभी केमिस्ट्री, फिजिक्स या कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र पढ़े होंगे बचपन में, तो आपने गणित का इस्तेमाल किया होगा। तो भाई एक विषय की सहायता से दूसरे विषय को पढ़ना, इसको क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है भाई यहां पर घनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। क्या? घनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। घनात्मक अधिगम का स्थानांतरण इसे कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर रहेगा ना? याद रहेगा सबको? याद ही रहेगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? घनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। अगला सवाल, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह विचार किसका है? व्यक्तित्व जो है गुणों का समन्वयी रूप है, यह विचार है गिलफोर्ड का। यह गिलफोर्ड जी ने कहा। ठीक, अगला, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन समस्त शारीरिक व्यंजनों का वह आंतरिक गंत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ साथ अद्वितीय समाज निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑलपोर्ट का। यह कथन किसका है? ऑलपोर्ट जी का यह कथन है। अगला देखिए, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? यह है प्रक्षेपण। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी मेथड है प्रक्षेपण। जी हां, प्रक्षेपण ही सबसे अच्छी बढ़िया विधि है। कौन सा? व्यक्तित्व, यानी किसी का कैरेक्टर, पर्सनालिटी नापना हो तो प्रक्षेपण विधि से बहुत अच्छे से नाप सकते हैं। ध्यान रखिएगा। फिर अगला, अनुशासन के दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन से? अनुशासन के दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन से है? तो यह है दमनात्मक। कौन सा? दमनात्मक को ध्यान रखना, दमनात्मक। अगला है शिक्षण सिद्धांत में निहित है। भाई शिक्षण सिद्धांत में क्या आता है? भाई शिक्षा का व्यवहार भी आता है, शिक्षण का प्रभाव भी आता है, छात्र का व्यवहार भी आता है। उत्तर क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी। यानी शिक्षण सिद्धांत में क्या क्या आता है, क्या क्या समाया है? निहित मतलब उसके अंदर समाया है। तो आप ध्यान रखेंगे, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव और छात्र का व्यवहार, ये तीनों शामिल होते हैं। ठीक, चलो तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अगला, रिक्त स्थानों की बात करते हैं, खाली स्थानों की बात की जाए। रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक जिसे कहा जाता है, उसकी बात भी चलो कर ली जाए। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पर देखिए आपके, पहला, शिक्षा और समाज का कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध, अभी पढ़े थे। कैसा संबंध है भाई? घनिष्ठ। आप इसको लिखेंगे गहरा, हो सकता है घनिष्ठ की जगह गहरा भी आए, तो आप घनिष्ठ शुद्ध हिंदी है पर हो सकता है गहरा भी पूछ दे, तो गहरा भी लिख देना। ठीक, दूसरा, पाश्चात्य और देशों की बहुमुखी प्रगति का मुख्य कारक कौन सा है? पाश्चात्य देशों में जो चारों तरफ से प्रगति हुई है, डेवलपमेंट, विकास हुआ है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज में हर तरफ से जो विकास हुआ है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है शिक्षा। भाई उन्होंने शिक्षा को सुधारा है, इसलिए हर तरफ से उनका विकास हुआ है। फिर अगला, भारतीय समाज के विकास को कितने भागों में बांटा जाता है, विभक्त किया जाता है? भारतीय समाज के विकास को 4 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में? 4। याद रखिएगा, आप 4 भाग लिख कर आइएगा। भारतीय समाज के विकास, हमारे भारत के समाज का विकास 4 भाग में बांटा जाता है। अगला सवाल, आर्थिक विकास की विशेषता क्या है? भाई आर्थिक विकास की विशेषता है कि यह निरंतर परिवर्तन प्रक्रिया है, बार बार बदलते रहती है, कंटिन्यू, निरंतर बदलते रहती है। तो आर्थिक विकास की विशेषता है निरंतर परिवर्तन प्रक्रिया, ये ध्यान रखेंगे। अगला, सामाजिक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन भाई कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सामाजिक परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। अगला, स्तरीकरण का आधार क्या है? स्तरीकरण का आधार है समाज। ध्यान रखेंगे, इसका आधार क्या है? समाज। छठवां का उत्तर क्या होगा? समाज। तो स्तरीकरण का आधार जो है वो समाज है, वो ध्यान रखिएगा। फिर सामाजिक स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भाई हमारा 7वां उत्तर रेमंड मूरे ने दिया है। किसने दिया है? रेमंड मूरे ने। रेमंड मूरे ने कहा कि भाई सामाजिक स्तरीकरण यानी समाज में जो स्तर होता है, लेवल होता है, वह उच्चतर एवं निम्नतर बटा रहता है। किसके आधार पर? भाई वो रेमंड मूरे ने कहा, ये परिभाषा दी है। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ सन 1998 में। सर्व शिक्षा अभियान जो है ना, सबके लिए परीक्षा, सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए शिक्षा, इन चीजों की शुरुआत जो हुई वो कब हुई? सन 1998, 1998 में। ठीक है, अगला सवाल,
भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? पाश्चात्य शिक्षा का। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, है ना, पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे समाज को बदलने में, शिक्षा को बदलने में। फिर अगला, शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया किसमें संभव है? तो यह प्रक्रिया समाज में संभव है। यानी अगर शिक्षा देना है तो मैं किसी पहाड़ पर जाकर पढ़ाऊंगा, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। आप किसी पहाड़ पर जाकर पढ़ पाओगे? अकेले नहीं पढ़ पाओगे, टीचर तो चाहिए। तो हम कहां पढ़ते हैं? समाज में। तो शिक्षा के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो कहां हो सकती है? समाज में हो सकती है। यानी कहां संभव है? तो समाज में ही संभव है। ये ध्यान रखेंगे, क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सृजनात्मक का अर्थ क्या है? सृजनात्मक का मतलब होता है सृजन अथवा रचना संबंधी योग्यता। अगर किसी व्यक्ति की सृजनात्मक यानी कि रचना करने की योग्यता है तो रचनात्मक योग्यता हो जाती है। केवल दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार किसका है? फ्रायड का। किसने विचार दिया भाई? तो यह विचार दिया हमारे फ्रायड ने, याद रखिएगा, किसने? फ्रायड ने। अगला, जो एक व्यक्ति का अधिकार है वो दूसरे की व्यक्ति का क्या है? भाई वो दूसरे का कर्तव्य है। मेरा अधिकार है कि मैं पढ़ाऊं, तो आपका अधिकार है कि आप कक्षा में शांति बनाए रखो, है ना। तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो एक व्यक्ति का जो अधिकार है वह दूसरे व्यक्ति का क्या है? कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, दायित्व है। तो दूसरे व्यक्ति का क्या बन जाता है? यानी मेरा अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, यानी दूसरे की ड्यूटी है कि मेरे अधिकार बने रहने चाहिए, उसका हनन नहीं होना चाहिए। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब प्रारंभ हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभ हुई 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, हमारे देश के लिए जो शिक्षा का एक नीति होता है बनाने के लिए शुरुआत 1968 में की गई। फिर रोल ऑफ सेकेंडरी टीचर ए सोशियोलॉजिकल सर्वे किसकी रचना है? ये किताब किसने लिखी? रोल ऑफ सेकेंडरी टीचर ए सोशियोलॉजिकल सर्वे, इस नामक किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर बीबी शाह ने। डॉक्टर बीबी शाह, याद रखिएगा किसने लिखी? बीबी शाह ने। अगला छठवां सवाल, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह विचार किसका है? यह विचार है गिलफोर्ड का। व्यक्ति गुणों का समन्वित, याद रखना, व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनालिटी जो होती है, वह गुणों का समन्वित रूप है। यह विचार किसने दिया? तो यह दिया गिलफोर्ड ने। किसने दिया? गिलफोर्ड ने। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रक्षेपण विधि। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। व्यक्तित्व मापन की यानी किसी की पर्सनालिटी नापने की सबसे अच्छी मेथड, सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रक्षेपण विधि है। क्लियर रहेगा, ध्यान रहेगा, बहुत ही आसान है ये, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला देख लिया जाए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला यहां पर अगले हमारे इकाई के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख लीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्लियरली विजिबल है, बता दीजिए। हाँ ओके, चलिए देखिए एक बार। सभी को ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि यहां से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो बोर नहीं होना है, पूरा देख लेना है, पूरा समझ जाओगे। इसमें से ही एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आएगा। तो भाई हर इकाई से 3 ऐसे आते ही रहते हैं, तो 15-20 नंबर तो यहीं से आपको मिल सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ा तो। फिर देखिए अगला क्या है कि मध्य प्रदेश का राज्य शिक्षा केंद्र कहां पर है? भाई हमारे यहाँ का राज्य शिक्षा केंद्र माध्यमिक शिक्षा मंडल पूछ रहे हैं। मासीम कहां है? भोपाल में है। तो हम जानते हैं भोपाल में हमारा मासीम है, माध्यमिक शिक्षा मंडल। फिर आधुनिक भारत में भावनात्मक एकता का उदय कब हुआ? तो ये हुआ राष्ट्रीय आंदोलन के काल में। हमारे ये जो यूनिटी आई, एकता आई आधुनिक भारत में, मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में हमारे यहाँ जो एकता, यूनिटी आई, यूनिफिकेशन हुआ, वो कब आया? भाई आंदोलन के दौरान। अगर अंग्रेजों से लड़े नहीं होते ना तो हमको कभी एकता भी नहीं आती। तो हिंदू मुस्लिम को लगा कि भाई हम एक, सबके ऊपर एक जैसा अत्याचार हो रहा था, सब एक जैसे लड़े, तो एकता आ गई, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के काल में। फिर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है कि भाई सार्वभौमिक धारणा, सार्वभौमिक नामांकन और विद्यालयों की सार्वभौमिक व्यवस्था में, यानी तीनों को मिला लिया जाए। अ ब स, यानी सही उत्तर क्या होगा? द, सभी। सार्वभौमिकता का मतलब यही है। फिर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कॉन्फ्रेंसिंग स्थापित करने का सुझाव किसने दिया? भाई यह जो विचार है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आया था। कब आया था? 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें बताया, हमें एक तरीका दिया, सुझाव दिया कि ऐसा काम करो, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षा के मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण करने में सकता है। शिक्षक शिक्षा यानी टीचर कौन से पढ़ेगा, टीचर का क्या लेवल होना चाहिए, ये डिसाइड करने का जो कर्तव्य है, दायित्व है, किस संस्था का है? तो ये है एनसीटीई, याद रखिए एनसीटीईटी, ठीक है। ये एनसीटी ही जो है नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर्स एजुकेशन, एनसीटीई जिसे कहते हैं, वो ध्यान में रखता है। फिर भारतीयों ने अपने स्वतंत्र संविधान का निर्माण करने का अवसर किस सन में प्राप्त किया? सन 1949 में। जी हाँ, सन 1949 में अपने संविधान को अपने तरीके से बनाने की सुविधा हमें 1949 में मिली, ठीक। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए
समन्वय, ये कथन किसका है भाई? डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बचपन में कितनी बार पढ़े हमने, सामाजिक विज्ञान में, है ना, सोशल साइंस में। तो ये था अब्राहम लिंकन का, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस कैरेक्टर। इनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सीखने मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहां पर। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भाई सबको पता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, वो भी थे। ठीक, फिर अगला सवाल देखिए कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में सबसे पहला देखते हैं, शिक्षा का परंपरागत पाठ्यक्रम वर्तमान समय में प्रगति में सहायक है। किसमें सहायक है भाई? प्रगति। इससे हमारी प्रगति, डेवलपमेंट हो जाता है। फिर पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाए जाने वाले विषय पूर्णतः निश्चित हो जाते हैं। पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाओगे तो बिल्कुल बढ़िया से समझ जाएगा बच्चों को। फिर पाठ्य सूची शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? क्यूरेरे शब्द से हुआ है। पाठ्यक्रम का मतलब क्या? पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम जिसे कहते हैं ना, उसका जो उत्पत्ति हुआ वो क्यूरेरे, क्यूरेरे, है ना, क्यूरेरे शब्द से हुआ है। इससे ही पाठ्यक्रम यानी करिकुलम शब्द का उत्पत्ति हुआ है। भारत में जाति का आधार क्या है? भारत में जाति का आधार जो है वो क्या होता है? जन्म। भाई जन्म से ही जाति डिसाइड होती है ना। आप एससी कास्ट में पैदा हो गए तो आपकी जाति जो हो गई एससी हो गई, एसटी में पैदा हो गए तो एसटी हो गई, ओबीसी में पैदा हो गए तो ओबीसी हो गई, जनरल में पैदा हो गए तो जनरल हो गई, सिंपल। जनपद स्तर पर प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना का अध्यक्ष भाई कौन होता है? तो जिला समन्वय होता है। जिला समन्वय, याद रखिएगा, जिला समन्वयक होता है, वही प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षक का हेड होता है। क्लियर है? इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और भी यहां पर हमारे खाली स्थान भरो वाले सवाल हैं, जैसे कि परिवर्तन किस प्रकार की क्रिया है? भाई परिवर्तन जो है किस प्रकार की क्रिया है? तो परिवर्तन जो है वो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण, वो ऐसी प्रक्रिया जो में बहुत काम आती है। कैसी प्रक्रिया है भाई? वो प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल है, एकदम नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? भाई उसमें शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सब जानते होंगे, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, नहीं जानते तो सुन लो। फिर पाठ्यक्रम निर्माण में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? शिक्षक की। भाई सिलेबस बनाओगे, पाठ्यक्रम बनाओगे तो बिना टीचर को पूछे बनाओगे, क्योंकि पढ़ाएगा कौन? टीचर ही तो पढ़ाएगा ना। तो टीचर को ही सबसे पहले पूछना चाहिए पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में। ठीक है, अगला, पाठ्यक्रम की सर्वाधिक आवश्यकता किसको पड़ती है? भाई सबसे ज्यादा आवश्यकता जो होती है सिलेबस की वो छात्र को पड़ती है, क्योंकि छात्र सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करता है, परीक्षा भी उसको ही देनी है। तो सबसे ज्यादा सिलेबस की जरूरत छात्र को है, उसके बाद शिक्षक को है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर दो, इसका भी सवाल भी यहां है भाई, चलो देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर दो ये प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो भाई ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सही जवाब सबको मालूम ही होगा, लेकिन भाई याद रखिए कि हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को, पर लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहां पर जो लिखा हुआ है भारत का संविधान कब लागू किया गया था, ये है नहीं, ये एक्चुअल में था होना चाहिए, और इसका उत्तर होना चाहिए 26 जनवरी 1950 होना चाहिए। ठीक है, कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं किया उस दिन, लागू किया अगले महीने। ठीक है, दिसंबर के बाद जनवरी में, अगले साल 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, जी हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी नागरिकों के कर्तव्य। जैसे मैं नागरिक हूं तो मुझे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार मिले हैं, तो मेरे मौलिक कर्तव्य हैं। मतलब मुझे देश क्या देगा और मैं देश के लिए क्या करूंगा। देश मुझे आजादी देगा बोलने की, पर मैं देश के लिए क्या करूंगा, उसको ही क्या बोलेंगे? मौलिक कर्तव्य। तो संविधान में हमारे जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको भी कुछ काम करने होते हैं। भाई देश में पैदा हुए, देश से हवा पानी मिट्टी ले रहे, खाना ले रहे, तो देश के लिए हमें भी कुछ करना पड़ता है। तो जो करना पड़ता है उसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे संविधान के 42वें संशोधन में 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। फिर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कितनी बार यही सवाल आएगा भाई, ये तो पक गए सुन के, ये तो सबको रट गया होगा, याद होगा, पहले से पता भी था ये सवाल, है ना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महान व्यक्ति सबसे। पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाई शिक्षक की, अभी तो पढ़ा हमने, शिक्षक की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। पांचवा, संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए? 6 फंडामेंटल राइट दिए गए। कितने अधिकार दिए गए भाई? 6 दिए गए, अभी बताया, 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। फिर जन शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? 6 से 14 वर्ष तक के बालक को, जी हाँ, 6 से 14 वर्ष के बालक को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ये ध्यान रखेंगे ना, बालक बालिकाओं को 6 से 14 साल का फ्री एजुकेशन दिया जाता है। क्लियर, ये तो आप सबको पता ही होगा पहले भी, है ना। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारे पास यहां पर फिर से जो है
यहां पर आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है अगले इकाई के। चलो तो इस इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ वाले उनकी बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए इसमें से पहला देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा कितने वर्ष में की जाएगी। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसको एक बार बना दिया गया तो फिर से उसको रिवाइज कब करेंगे, यानी उसको देखेंगे, कुछ गलत सही चेंज करने की आवश्यकता ये सब देखेंगे तो कितने वर्षों में होगा, ये हर कितने वर्ष में होगा, तो ये होगा भाई हर 5 साल में। हर 5 साल में शिक्षा नीति को रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है। 7वीं योजना में शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत है। जो 7वीं योजना थी उसमें शिक्षा पर जो खर्च होगा, हमारे देश में जितना भी आय है, इनकम है, उसमें से कितना प्रतिशत, 6%। हमारे देश में जितना भी भाई लोग कमाते हैं उसमें से 6% हिस्सा किस पे खर्च होता है, शिक्षा पर, एजुकेशन पर, जो बहुत कम है। कई देश भाई अपनी कमाई का 20, 25, 30% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आधा भी खर्च नहीं हो रहा। ठीक है, भारतीय संविधान का मुख्य तत्व कौन सा है। भारतीय संविधान का मुख्य तत्व क्या है, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, न्याय एवं समानता, इक्वालिटी एंड जुडिशियल, है ना, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, भाई सब याद रखिए, सब हमारे संविधान के प्रमुख तत्व हैं। हमारे संविधान की सबसे खासियत बातें एक नहीं है भाई, बहुत सारे खासियत बातें हैं, इसलिए पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया और अच्छा संविधान जो है भारत का माना जाता है। ठीक, अगला, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा विधान के कौन से प्रावधान के अंतर्गत है। जी हाँ, ये आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत भाई अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, लिखा हुआ है अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा मिलना चाहिए। ये संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। फिर अगला सवाल, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह किस धारा में है, ये धारा 38A, याद रखिए धारा 38A, 38(1) के हिसाब से अगर कोई सरकार के पैसे से चल रहा है, अगर कोई स्कूल, कोई शिक्षण संस्था सरकार के पैसे से, पूरा पैसा सरकार दे रही है, तो वो स्कूल, वो जो भी स्कूल होगा, शिक्षण संस्था होगी, कॉलेज होगा, कोचिंग होगा, वो कभी भी एक धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि धर्म जो की शिक्षा अगर कोई पर्सनल व्यक्ति देगा तो पूरा पैसा, पूरा उस धर्म के बारे में बताएगा, पूरा पैसा खर्च करेगा अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये ध्यान रखेंगे, किसी भी पूर्णतः राज्य द्वारा, सरकार द्वारा पूर्ण पोषित शिक्षण संस्था, यानी उस संस्था को पूरी तरह से सरकार चला रही हो, पैसा दे रही हो, तो उस संस्था में कभी भी एक धर्म के बारे में नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, और ये क्या किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, ये आर्टिकल 38(1) में लिखा हुआ है। फिर शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है, तो शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप जो होता है भाई द्विमुखी, त्रिमुखी, गतिशील सब होता है, याद रखिएगा कितना होता है, द्विमुखी भी होता है, गतिशील भी होता है, त्रिमुखी भी होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। जी हाँ, अगला सवाल, किसने शिक्षा की प्रकृति को मानवता से संबंधित माना है। सवाल है कि किसने शिक्षा की प्रकृति को मानवता से संबंधित माना है, तो ये है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा प्रकृति, नेचर से संबंधित है, जुड़ी हुई है। अगला, शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य क्या है। शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य है आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य, आत्मानुभूति का उद्देश्य। जी हाँ, दोनों सही, करेक्ट है। यानी शिक्षा करके क्या भाई, शिक्षा से हम कैसा व्यक्तित्व बनाएंगे, हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, दूसरों के सामने रख सके, और दूसरा आत्मानुभूति, खुद को समझ पाए, अपने आप को दूसरों को समझाना और खुद को समझ पाना, इन दो कारणों से ही शिक्षा का भाई उद्देश्य होता है, व्यक्तित्व उद्देश्य होता है। वैदिक शिक्षा के अंतर्गत 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे वसु। जब वैदिक शिक्षा हमारे पुराने जमाने में होती थी तो 24 साल तक स्कूल में रहकर उस वैदिक काल में उस आश्रम में रहकर शिक्षा लेनी पड़ती थी, गुरुकुल में। तो किस आयु तक, 24 साल तक। तो 24 साल तक जो शिक्षा ग्रहण कर लेता था उस छात्र को क्या नाम दिया जाता था, वसु, उसे वसु बोलते थे। ठीक, किस समिति ने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों का समावेश करने की संस्कृति की थी। यानी कौन सा ऐसा कमीशन था जिसने सिलेबस में इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, व्यावसायिक यानी बिजनेस से जुड़ा हुआ, इंडस्ट्री, फैक्ट्री से जुड़ा हुआ, ये भी हमारे पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए ताकि बच्चे इसके बारे में जान सके, स्टार्टअप कर सके, बिजनेस चला सके। ये किसने कहा था, तो ये हर्टांग समिति ने कहा था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हर्टांग समिति ने कहा कि बालक को औद्योगिक और व्यावसायिक, याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल, साथ ही साथ बिजनेस, है ना, कॉमर्शियल, इसके बारे में जानकारी होनी, तभी तो बिजनेस कर पाएंगे आगे चल के। ये उन्होंने शामिल करने वाला था सिलेबस में। फिर अगला, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति सन 1952 में की गई थी, 1952 में। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, माशिम, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल जो हमारा है, उसकी जो स्थापना की गई थी सन 1952 में, 1952 में किया गया था। क्लियर है यहां पर। चलिए, तो अगला देखिए, यहां पर अगला हमारा एक स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी बात करते हैं।
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भाई बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध, जिनका नाम पहले सिद्धार्थ था, सभी जानते होंगे। ठीक है। मध्यकालीन शिक्षा किससे प्रभावित थी? इस्लाम धर्म से। मध्यकालीन जो शिक्षा थी उसमें इस्लाम के बारे में ज्यादा था, इस्लाम धर्म की सारी बातें लिखी हुई थी, अच्छी बुरी सब। ठीक है। तो उससे हमारी शिक्षा बहुत प्रभावित थी मध्यकाल में। किस धर्म से? इस्लाम धर्म से। फिर भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 1935 में। याद रखिए, अंग्रेजों के जमाने में भारत में केंद्रीय शिक्षा सेंट्रल एजुकेशन सलाहकार जो है, इस बोर्ड की स्थापना 1935 में हुई थी। फिर ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का माध्यम क्या था? भाई अंग्रेजी। ब्रिटिश समय में हम जो पढ़ाई लिखाई हमसे जो करवाई जाती थी वो अंग्रेजी भाषा में, लॉर्ड मैकलॉय जिसने पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा का हमारे सामने रखा, तो अंग्रेजी में शिक्षा होती थी अंग्रेजों के समय। भारत में पहला विश्वविद्यालय कहां कब खोला गया था? तो कोलकाता में। जी हाँ, भारत में पहला विश्वविद्यालय कोलकाता में खोला गया था। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो वो स्वरूप आध्यात्मिक था। यानी वैदिक काल में ऋषि मुनियों के जमाने में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लोग मन की शिक्षा ज्यादा रखते थे, है ना, तो आध्यात्मिक शिक्षा का ही स्वरूप था। उपनयन संस्कार कब होता है? उपनयन संस्कार जो होता है वो भाई वैदिक काल में होता, किसमें होता है भाई? वो मौखिक, ध्यान रखेंगे, मौखिक में होता है उपनयन संस्कार। बच्चों को क्या करते हैं जब पढ़ने लिखने बाहर भेजते हैं? पहले गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ने जाते थे उसी आश्रम में रहते थे, तो उससे पहले बच्चा जब पढ़ने जाएगा तो उसका सर मुंडवाया जाता था, उसे साधारण वस्त्र पहनाए जाते थे, चाहे भले ही वो राजा का बेटा हो। ठीक है। तो वो एकदम एक सेवक भिखारी की जिंदगी जिएगा तब तक वहां रह शिक्षा हासिल करनी है, तो ये उपनयन संस्कार होता था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो अगले हमारे कुछ क्वेश्चंस। चार्ल्स वुड का शिक्षा घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो यह प्रकाशित हुआ 1854 ईस्वी पूर्व में। ठीक। मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सा था? अंग्रेजी। भाई मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम क्या था? इंग्लिश, अंग्रेजी ही था। ठीक है ना। मध्यकालीन में जो भी था, अब अंग्रेजों के जमाने में रहता तो इसको हम क्या लिखते? अंग्रेजी। पर अंग्रेजों के जमाने में अगर नहीं लिखे, सिर्फ मध्यकालीन, तो वो फारसी हो जाएगा। ठीक है। देखो अब यहां पर क्या लिखा है? मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सा था? तो इसका सही उत्तर आप फारसी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फारसी। लेकिन अगर पूछता अंग्रेजों के दौरान मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सा था? तो अंग्रेज के समय जो मध्यकालीन शिक्षा थी वो इंग्लिश में थी, अंग्रेजी में। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ पूछा है क्या मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सा था, तो अंग्रेजी नहीं बोलेंगे हम, फारसी बोलेंगे। ठीक है। यहां अंग्रेजों के जमाने की बात नहीं है, उसके पहले की बात हो रही। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम जो थी वो पाली भाषा में मिलती थी। कौन सी भाषा में? पाली। यानी बौद्ध के समय पाली भाषा में शिक्षा दी जाती, सिखाया जाता था। फिर वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार क्या थे? वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार वेद थे, चारों वेदों, वेद वैदिक, नाम ही उसका वैदिक शिक्षा क्यों पड़ा है? क्योंकि वो शिक्षा पूरी वेद से आती है। तो वेद से प्रमुख आधार क्या थे? वेद, चारों वेद, याद रखिएगा, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, चार वेद जो होते हैं। ठीक। प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे कहां? भाई गांवों से दूर, बहुत दूर है ना, गांव से दूर रहता था, जंगलों में गुरुकुल हुआ करते थे, वहां बच्चे रह के पढ़ते थे। तो प्राचीन काल में गुरुकुल गांव से दूर होते थे। अगला सवाल कि प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? प्राचीन काल में सबसे पहले संस्कृत, देवभाषा जिसे कहते हैं, तो प्राचीन काल में क्या थी? संस्कृत। देखो मध्यकालीन में बोला तो फारसी, प्राचीन काल बोला तो संस्कृत, अंग्रेजों का मध्यकालीन बोला तो अंग्रेजी, और बौद्ध काल बोला तो यहां पर आप देखें पाली। कौन सी भाषा? पाली, याद रखना। तो इनमें से एक आध तो प्रश्न पूछेगा, यानी किस समय में किस प्रकार की भाषा शिक्षा का माध्यम थी, है ना, किस भाषा से शिक्षा सिखाई जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो होता था उपनयन संस्कार से। यानी पहले बच्चे को एक जैसा बनाएंगे, बच्चे का सर मुड़ाएंगे, उसे साधारण वस्त्र पहनाएंगे, तब उसकी शिक्षा आरंभ होती थी। तो वैदिक काल में शिक्षा, एजुकेशन की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी। आज तो स्कूलों में वेलकम चिल्ड्रन, वेलकम स्कूल, ऐसा कुछ इवेंट कराते रहते हैं, छोटे बच्चों का, उनका स्वागत करते हैं, स्कूल में आए हैं, है ना, ऐसा होता था पहले, अभी भी होता। क्लियर है? तो ये सब जो है भाई, ये हमारा क्या है? ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं अगली इकाई की तरफ। अगला इकाई जो हमारा है, चलिए देखिए इसकी तरफ। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों तथा मानकों को स्वीकार करने का प्रेरणा प्राप्त होती है। यह कथन किसने कहा? लंबा चौड़ा कथन है। कथन को अब लंबा चौड़ा तो पूरा याद मत रखना, कैसे याद रखेंगे बता देता हूं। समाजीकरण वो प्रक्रिया है, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए किसी ने अगर दिया है तो वो क्या दिया है? वो दिया भाई बोगार्ट्स ने। ठीक है। उसने क्या बताया बोगार्ट्स ने कि भाई इसमें हम समाज के विभिन्न सदस्यों का समूह बनता है। अगर कभी विभिन्न समूह का सदस्य बनने की बात हो और समाज की बात आए तो वो किसने दिया है? बोगार्ट्स ने दिया परिभाषा। याद रखो, ट्रिक से थोड़ा सा। ठीक। बालक के समाजीकरण की प्रमुख भूमिका होती है विद्यालय की, स्कूल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है बालक के समाजीकरण में। परिवर्तन नियम है किस चीज का? प्रकृति का। भाई प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होगा ही होगा, होते रहेगा। ठीक है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगला सवाल,
भाई समाज द्वारा व्यवस्था बनाए रखने हेतु, नया नियम लागू करने हेतु तथा उसे अपनाने जाने हेतु दबाव की जो प्रतिमान उपयोग में लाया जाता है वही सामाजिक नियंत्रण है। ये ऑगबर्नर ने कहा, ऑगबर्नर भाई निमकॉफ ने कहा। इन्होंने कहा कि भाई समाज में रह रहे, समाजीकरण करना है तो समाज से हमें प्रेशर आता है, दबाव आता है कि ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसे मत रहो वैसे मत रहो। तो वो जो दबाव आता है वो उसे ही सामाजिकरण वाला कहते हैं। तो ये ऑगबर्न और निमकॉफ ने प्रक्रिया दी थी, ये परिभाषा दी थी। फिर सामाजिक नियंत्रण से आशय उन शक्तियों से है जिनका प्रयोग कर समाज व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। यह कथन किसका है? रॉस का। रॉस ने कहा कि भाई सामाजिक नियंत्रण से आशय, यानी सामाजिक नियंत्रण का मतलब है कि भाई वो शक्तियां जो प्रयोग कर व्यक्ति को अपने हिसाब से बना लेंगी। यानी समाज में कोई व्यक्ति अगर मान लो अपराध के राह पर चल रहा है तो हम उसको अपने बश में करके अपराध के रास्ते से हटा देंगे, तो ये सामाजिक शक्ति हुई ना, समाज ने सुधार दिया, अच्छी शक्ति हुई। सामाजिक परिवर्तन का अधिक संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है और गुणात्मक तथ्य के माप न होने से इसकी जटिलता भी अधिक हो जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? मैकाइवर ने दी है। मैकाइवर ने कहा कि भाई सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, पर गुणात्मक परिवर्तन को अपना नहीं सकते, इसलिए बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाती है। किसने कहा? मैकाइवर ने। शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित करता है किसको? समाज को। भाई जैसा शिक्षक का व्यवहार होगा वैसे ही समाज होगा। अगर शिक्षक कोई गलत शिक्षा दे, गलत तरह से राह दिखाए, गलत उदाहरण पेश करे तो बाकी बच्चे भी समाज के वैसा ही सीखेंगे, वो भी वैसा ही समाज बनाएंगे। लेकिन अगर शिक्षक अच्छा हो, एक मिसाल बने, तो बाकी बच्चे भी उसको मिसाल के रूप में मान के अपने अपने घरों में, अपने अपने समाज में वैसे ही बनेंगे। तो समाज को अच्छा सुधार सकता है शिक्षक। ठीक। आधुनिकरण किस भाषा के मॉडर्नाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है? अंग्रेजी का। आधुनिकरण मॉडर्नाइजेशन शब्द से निकला है। मॉडर्नाइजेशन इंग्लिश में होता है और आधुनिकरण हिंदी में। तो आधुनिकरण ये शब्द कहां से आया है? अंग्रेजी भाषा के मॉडर्नाइजेशन शब्द से। ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है यहां पर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर देख लें, सांस्कृतिक तत्वों का, अगला जो है सांस्कृतिक तत्वों का संग्रह क्या है? सांस्कृतिक तत्वों का संग्रह है मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का। संस्कृति क्या है? संस्कृति मानव द्वारा निर्मित भौतिक अभौतिक चीजों का संक्रतन, इनको संभाल कर रखना ही क्या है? संस्कृति है। अब बढ़ते हैं सीधा रिक्त स्थानों की तरफ, खाली स्थान की तरफ। ठीक है, तो शिक्षक को सामाजिक मधुर संबंधों द्वारा किसमें विश्वास अर्जित करना चाहिए? समाज में। भाई शिक्षक जो है अपने अच्छे बिहेवियर से समाज में मधुर संबंध बना सकता है। समाज में सब शिक्षक को जानेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। अगला भाई कि प्राचीन शिक्षा पद्धति व नवीन शिक्षा पद्धति में एक प्रमुख अंतर किस भावना को लेकर है? तो ये है चरित्र निर्माण की भावना, माफ कीजिएगा, उत्तरदायित्व को लेकर। किसको लेकर? उत्तरदायित्व को लेकर। भाई प्राचीन शिक्षा पद्धति और नवीन शिक्षा पद्धति, इसमें उत्तरदायित्व जिम्मेदारी को लेकर है। पहले अगर बालक शिक्षा ग्रहण नहीं करता था तो शिक्षक को कुछ नहीं बोलते थे, पर आज अगर बालक शिक्षा नहीं ग्रहण करा, फेल हो गया, तो सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व किसका होगा? शिक्षक का माना जाता है ना, उत्तरदायित्व तय हो जाता है। तो यही सबसे मुख्य कारण है। प्राचीन शिक्षा पद्धति, पुराने एजुकेशन सिस्टम और नए एजुकेशन सिस्टम में यही कारण है। इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा टीचर पर डाल दी जाती है। बच्चा फेल हुआ, तुम्हारी जिम्मेदारी, पढ़ाया क्यों नहीं, है ना। अगला, गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किसको बताया? गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो चरित्र निर्माण को बनाया। यानी शिक्षा का मेन काम है बच्चे का चरित्र बनाना, पैसा कमाना नहीं। चरित्र अच्छा होगा तो पैसा कमा ही लेगा, चरित्र अच्छा होगा तो नाम कमा ही लेगा, कामयाब हो ही जाएगा। ठीक है, यदि का वो रूप परिवर्तित हो जाता है तो शिक्षा का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। यदि समाज का रूप परिवर्तित होगा, अगर मान लो समाज बदल जाए, यदि समाज का रूप परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो शिक्षा का रूप भी बदल जाएगा। बेरोजगारी का उन्मूलन केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा ही संभव है। याद रखिएगा, बिना पढ़ाई लिखाई के हम बेरोजगारी नहीं हटा सकते। बेरोजगारी हटाने का भाई जो सीधा जिम्मेदारी है किसके ऊपर है? शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर है। विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देना, भाई यह कौन सा कार्य है? तो यह है अध्यापक का परंपरागत कार्य। अध्यापक क्या करता है? शुरू से ही विद्यार्थियों को ज्ञान देता आया है, बताते हैं अच्छा बुरा। तो ये किसका भाई? विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देना अध्यापक का काम है। किसका काम है? अध्यापक, याद रखिएगा, इसका काम है अध्यापक का। अब आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दिए, इसकी बात करते हैं। पहला, भारतीय समाज के विकास को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? चार भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। पहले ही पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले ही। फिर अगला सवाल, भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ होते हैं? तो भाई 4 पुरुषार्थ होते हैं। कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4, याद रखना। जन्म से 25 वर्ष तक का समय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। यानी इस समय बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसलिए ब्रह्मचर्य कहलाता है, आश्रम कहलाता है। जन्म से 25 वर्ष का समय। आर्थिक समानता का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता का उद्देश्य है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण जो है वो आर्थिक समानता का उद्देश्य है, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद समकेती शिक्षा योजना किसके लिए लागू की गई थी? ये लागू की गई थी निरक्षर लोगों के लिए।
निरक्षर बालिकाओं के लिए। तो जो अनपढ़ निरक्षर बालिकाएं थी, जो लड़कियां अनपढ़ थी, उनके लिए समेकित, ये समेकित शिक्षा, बोलने में बड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, समाकित नहीं, समेकित शिक्षा की जो योजना लाई थी, ये निरक्षर अनपढ़ बालिकाओं के लिए लाई गई थी। सामाजिक परिवर्तन के कितने रूप हैं भाई? सामाजिक परिवर्तन के कुल 5 रूप हैं। कितने रूप हैं? 5। तो सामाजिक परिवर्तन कितने रूप हैं? 5। आगे, सामाजिक स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक आयु में समाज का क्षैतिज विभाजन है। ठीक है, ये समाज में जो इकाइयां बनी हैं, ये समाज का विभाजन है। ये कथन किसका दिया है? तो ये कथन भाई हमारे रेमंड मूरे का दिया है। किसका दिया है? रेमंड मूरे। इसके पहले ही पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो अब जान लो। समाज में जो डिफरेंसेस है ना, ये किसका दिया हुआ है? रेमंड मूरे का ही सुझाव दिया है। समाज में भेदभाव जो अंतर होता है, रेमंड मूरे ने कहा। फिर शिक्षा और समाज का संबंध कैसा है? घनिष्ठ संबंध। कितनी बार पढ़ लिया? बहुत बार पढ़ लिया। उत्तर तो आपको आई हो गया, शिक्षा और समाज का संबंध जो है घनिष्ठ है। उसके बाद विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है शिक्षा में कमी, शिक्षा की कमी। जो भी विकासशील देश हैं, जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो गया, जिनका विकास अभी हो रहा है, तो ऐसे देशों में शिक्षा की ही कमी है। इस कारण से विकास इनका अच्छा नहीं हो रहा है। फिर अगला, सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। यह कथन किसका है? तो भाई ये कथन है मैकाइवर पेज का। किसका कथन है ये? मैकाइवर पेज का। ओके, तो ये मैकाइवर पेज जी का कथन है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका हो गया 5 इकाई। 5 इकाई के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर मैंने आपको हल करके बता दिए। ये पढ़ के आप परीक्षा में सारे जो एमसीक्यूज आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100% गारंटी के साथ समसामयिक भारतीय समाज शिक्षा के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप हल कर पाओगे। जी हां, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको जरा से भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाओ भाई। 5 विषयों की इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर एक ही विषय में, एक वीडियो में मिल गया आपको, पूरा सब एक जगह पर मिल गया। एक वीडियो देखो, खेल खत्म। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि भाई मेरी इस मेहनत का छोटा सा फल मुझे चाहिए। बस क्या, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहुत लोग इस शिक्षा का लाभ ले पाएं, फायदा उठा पाएं। जैसे आप बहुत परेशान हुए डीएड की पढ़ाई कहां से की जाए, तो आपको स्टडी क्लास मिल गया, तो वैसे और भी लोग परेशान हो रहे हैं, तो उनकी परेशानी का हल बनिए, उनकी सहायता कीजिए, उन तक ये चैनल शेयर करके पहुंचाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप प्लेलिस्ट चेक करें, आपको मैराथन वीडियो लेक्चर, वन शॉट में पूरा वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक करते चलिए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।